हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। हमने जो चैप्टर फर्स्ट है और चैप्टर सेकंड फिजिक्स का वो कंप्लीट कर लिया है। थर्ड चैप्टर हमारे जो सिलेबस में है, रिवाइज सिलेबस में है, उसमें रिड्यूस कर दिया गया है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखो, 9th क्लास में आप लोगों ने मैटर को पढ़ा हुआ, मैटर सराउंडिंग अस, उसमें उसको डिस्ट्रीब्यूट भी किया गया है उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पर, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर। फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में डिस्क्राइब किया था, और जो केमिकल प्रॉपर्टी है जिसमें एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सर के बारे में 9th क्लास में केमिस्ट्री के चैप्टर में डिस्क्राइब हो चुका है। आज हम वो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, या वो केमिकल प्रॉपर्टी की वजह क्या होती है, वो केमिकल चेंज क्या होते हैं, वो केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं मैटर की या उनके पार्टिकल्स के बीच में, उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक स्लाइटली सा डिफरेंस हमें जरूर पता होना चाहिए कि कहीं अगर कोई चेंज होता है किसी भी मटेरियल में, फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज, देखो मेनली डिफरेंस हम केमिकल चेंजेस के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बस फिजिकल चेंज ये क्या है कि वो उसकी जो अपीयरेंस होती है, आउटर जो अपीयरेंस है उसमें जो चेंज आना, और वो भी सिर्फ लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, सिर्फ फिजिकल में यही आती है। केमिकल में जो चेंजेस है वो उसके कलर में, टेम्परेचर में, उसकी प्रॉपर्टीज में, इस तरह के चेंजेस आते हैं। फिजिकल चेंज रिवर्सिबल हो सकते हैं, बट केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होते हैं। केमिकल चेंजेस कहाँ कहाँ होते हैं, क्या क्या उनकी पहचान होती है, ये हम इस चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे। अब मेनली जो फिजिकल है वो केवल एक आउटर स्ट्रक्चर है, क्लियर, ये केवल एक किसी ऑब्जेक्ट की आउटर स्ट्रक्चर है, और जो केमिकल चेंज है वो उसकी इंटरनल चेंज हम कह सकते हैं, या इंटरनल स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं। उसमें चेंज के होने की वजह से ही जो चेंज आता है उसको केमिकल चेंज बोलते हैं। हम ये भी कह सकते हैं केमिकल चेंज केमिकल रिएक्शन की वजह से आते हैं। केमिकल चेंज आर ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शंस क्या होती है? केमिकल रिएक्शंस आर दो चेंजेस those changes, यानी वो चेंज है इन विच ए न्यू सब्सटेंस को आप एलिमेंट भी बोल सकते हो, कंपाउंड भी बोल सकते हो। न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म विद न्यू प्रॉपर्टीज। देखो, केमिकल और फिजिकल चेंज का मेन डिफरेंस यही है, जब भी फिजिकल चेंज होगा तो हमको कोई नया सब्सटेंस नहीं मिलेगा, नो न्यू सब्सटेंस, क्लियर, कोई नया सब्सटेंस नहीं मिलेगा, हमें वही पुराना सब्सटेंस ही होगा, बस उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंज आ जाएगा। जैसे पेपर है, पेपर को फाड़ दिया हमने तो पेपर पहले था, पेपर अब है, क्लियर। ग्लास है, ग्लास को तोड़ दिया हमने, पहले भी ग्लास था, वो अब भी ग्लास है, बस चेंज हो गया। वो पहले किसी शेप में था, अब उसकी शेप थोड़ी चेंज हो चुकी है, ये फिजिकल चेंज है। वहां हमें कोई नया सब्सटेंस नहीं मिला है। लेकिन जब भी केमिकल चेंज होगा हमें एक नया सब्सटेंस भी मिलेगा, और जो नया सब्सटेंस होगा उसकी प्रॉपर्टीज, जो पुराना सब्सटेंस है जिसमें चेंज आने के बाद हुई है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, पुराने वाले से उसकी प्रॉपर्टी मैच नहीं करेगी, क्लियर। यानी हम ये कह सकते हैं जहां भी केमिकल रिएक्शन हुई है हमें न्यू सब्सटेंस मिलता है और नई प्रॉपर्टी के साथ मिलता है, दैट आर केमिकल रिएक्शंस, और रीजन द केमिकल चेंजेस इन इट। अब केमिकल चेंज में ऐसा क्या होता है कि जो सब्सटेंस, देखो नया सब्सटेंस का मतलब ये नहीं है कि जो पुराना सब्सटेंस है वो खत्म हो चुका है, ना ही हम ये कह सकते कि पुराना सब्सटेंस किसी नए सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया है या नया एलिमेंट बन चुका है। जैसे हम ये कहें कि हमने सिल्वर की किसी और के साथ रिएक्शन करवाई, या हम कह दें कि मैग्नीशियम की रिएक्शन हमने किसी के साथ करवाई, तो मैग्नीशियम खत्म हो चुका है? नहीं, मैग्नीशियम एज इट इज ही रहेगा। ये नहीं है कि मैग्नीशियम कॉपर में चेंज हो जाएगा, मैग्नीशियम एल्युमिनियम में चेंज हो जाएगा। मतलब एक एलिमेंट नए एलिमेंट में चेंज नहीं होता है केमिकल रिएक्शन में। डिफरेंस क्या होता है, बस जो रीअरेंजमेंट है
रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। जो मैटर को बनाने की बेसिक यूनिट होती है वो एटम्स होती है। पहले जो एटम्स की अरेंजमेंट थी वो अरेंजमेंट टूटती है, नई अरेंजमेंट बनती है। डिफरेंस ये है। सेकंड, जो ओल्ड केमिकल बॉन्ड है, बॉन्ड का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो बाइंड करता है किसी मैटर, कोई मैटर किसी शेप में है, उसका रीजन क्या है। देखो हमें ये पता है उसको बनाने वाले छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनको एटम बोला जाता है। अब एटम सारे एक पोजीशन के अंदर फिक्स है, उसका फिक्स का रीजन क्या है, कोई तो रीजन होगा। वो सारे के सारे स्टेबल है, एक जगह पे आके रुके हुए हैं या एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, वो एक फोर्स है और उस फोर्स को बॉन्ड बोल दिया जाता है, बॉन्ड। तो जो ओल्ड केमिकल बॉन्ड है वो टूटते हैं और नए केमिकल बॉन्ड बनते हैं। केमिकल बॉन्ड खत्म नहीं होंगे, क्योंकि खत्म हो गया तो फिर मैटर रहेगा नहीं, बिखर जाएगा वो तो न्यू केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं। यानी केमिकल रिएक्शन में हमें ये ध्यान रखना है कि कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट में चेंज नहीं होता है, बस वहां रीअरेंजमेंट होती है एटम्स की। पुराने केमिकल बॉन्ड टूटते हैं, नए केमिकल बॉन्ड बनते हैं। और किन किन के बीच में बनते हैं वो भी होता है। देखो जैसे हमने कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाई है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। तो कार्बन के बीच में बॉन्डिंग थी, ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग थी। अब ये बॉन्ड टूट गए, कार्बन के बॉन्ड आपस में से टूट गए, ऑक्सीजन के बॉन्ड आपस में से टूट गए, इन दोनों के बीच में नए बॉन्ड बने। अब ये तो नहीं है कि कार्बन पूरे तरीके से खत्म हो गया, नहीं, ऑक्सीजन पूरे तरीके से खत्म हो गया, नहीं, वो तो प्रेजेंट है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है। लेकिन पहले बॉन्डिंग इसके एटम्स की आपस में थी, इसके एटम्स की आपस में थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, केमिकल बॉन्ड टूट गए इन दोनों के अंदर से और इसके बॉन्ड का और इसके बॉन्ड के साथ अट्रैक्शन हो गया। मीन रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स हुई है और न्यू केमिकल्स बॉन्ड बने हैं, पुराने केमिकल्स बॉन्ड टूटे हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे हमें ध्यान रखने हैं। अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस में जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको क्या बोलते हैं और जो हमें मिलते हैं उनको क्या बोला जाता है। केमिकल रिएक्शंस में जो पार्टिसिपेट करते हैं, देखो पार्टिसिपेशन के लिए तो मिनिमम 2 सब्सटेंस का होना तो बहुत जरूरी है और इनको बोला जाता है रिएक्टेंट। और जो रिएक्शन के बाद हमें मिलता है आफ्टर रिएक्शन, दैट इज नोन एज अ प्रोडक्ट। तो यानी रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं और प्रोडक्ट हमें मिलता है। हम ये कह सकते हैं प्रोडक्ट न्यू सब्सटेंस होता है और विद न्यू प्रॉपर्टीज, नई प्रॉपर्टीज के साथ। क्लियर? जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड की बात की तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी कार्बन से अलग है, ऑक्सीजन से अलग है। ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी कुछ और होती है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी भी वही होती है जो ऑक्सीजन की होती है? नहीं होती है। तो हमने देखा यहाँ इसकी बॉन्डिंग टूट गई, इसकी बॉन्डिंग टूट गई, नई बॉन्डिंग बनी है। कार्बन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी ना तो कार्बन से मिल रही है और ना ऑक्सीजन से मिलती है। तो यानी नया सब्सटेंस, नई प्रॉपर्टी और नए बॉन्ड। ठीक है, केमिकल रिएक्शन जहां हुई है, केमिकल चेंज हुआ है, केमिकल चेंज से नए बॉन्ड बने हैं, नया आइटम बना है और नई ही प्रॉपर्टी उसके अंदर आई है। अब एक केमिकल रिएक्शन हम देखते हैं जो लैब के अंदर की जाती है, या बेसिक केमिकल रिएक्शन है जो 7th 8th क्लास में आप लोगों ने पढ़ी भी होगी। मैग्नीशियम रिबन की रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ। अब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन का मतलब ऑक्सीजन कहीं से नहीं लाएंगे, हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको जलाएंगे। अब इसको रिएक्शन को करने से पहले हमें सैंड पेपर के साथ जो रिबन है उसको साफ करना होता है, रब करना होता है। उसका रीजन क्या होता है, लंबे टाइम तक एक्सपोज करने के बाद, एयर में रहने के बाद मैग्नीशियम के ऊपर कार्बोनेट की एक लेयर हो जाती है। मैग्नीशियम के ऊपर कार्बोनेट की एक लेयर हो जाएगी, वो लेयर उसके फर्दर ऑक्सीडेशन को रोक देती है। या ये कह लीजिए कि हम उसको एयर की प्रेजेंस में जब जलाएंगे तो वो जलेगा नहीं या वो अपनी रिएक्शन नहीं शो करेगा। रीजन, कार्बोनेट की लेयर होती है, इसलिए हम उसको पहले सैंड पेपर के साथ रब करेंगे।
सैंड पेपर को लोकल लैंग्वेज के अंदर बोल दिया जाता है रेगमार, जो जंग वगैरह उतारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसके साथ उसको रब करेंगे। और ध्यान रहे ये रिएक्शन अगर आप कर रहे हैं तो जब इसको जलाया जाएगा तो आंखों से इसको थोड़ा दूर रखना होता है, क्योंकि ये व्हाइट डाइजिंग फ्लेम के साथ जलता है। व्हाइट डाइजिंग फ्लेम ये काफी आंखों के लिए खतरनाक होती है, इसलिए इसको थोड़ा अपने से दूर करके ही जलाना होता है। तो इसको जलाने के बाद हमें एक व्हाइट पाउडर मिलता है, व्हाइट पाउडर, दैट इज अ मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि पूरे तरीके से मैग्नीशियम से और ऑक्सीजन से अलग होता है। ये एक केमिकल रिएक्शन है जो कि लैब के अंदर की जाती है। ऐसा नहीं है कि जितनी भी केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज हुए हैं वो सिर्फ लैब में ही होती हैं। नेचर में भी हमारे पास बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि इरिवर्सिबल है, ये उनकी पहचान है और एक नया सब्सटेंस हमें मिलता है। जैसे दूध से दही का बनना, इसमें हम ये इरिवर्सिबल प्रोसेस भी है और इसमें एक नया सब्सटेंस भी मिला और जिसकी प्रॉपर्टी पहले वाले सब्सटेंस से बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे दूध से दही बनती है तो दही का टेस्ट और दूध के टेस्ट में बहुत डिफरेंस होता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में भी डिफरेंस होता है, वो सॉलिड में होता है, वो लिक्विड में होता है। तो यहाँ पर हम दोबारा कर्ड से मिल्क भी नहीं बना सकते। तो ये केमिकल चेंज है। राइपिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का पकना, जो कच्चे होते हैं वो पक जाते हैं, पके हुए फलों को हम दोबारा कच्चे नहीं कर सकते, उनके टेस्ट में चेंज नहीं कर सकते। तो ये ना ही ये इरिवर्सिबल और ना ही ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो ये एक केमिकल चेंज है। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड जब डाइजेस्ट होता है तो ये भी एक इरिवर्सिबल चेंज है और एक केमिकल रिएक्शन है। और बहुत से एग्जांपल है, जैसे किसी पेपर को हम बर्न करते हैं, दैट इज अ केमिकल चेंज। पेपर से हम दोबारा वापस राख से पेपर दोबारा वापस नहीं लिया जा सकता। तो कुकिंग ऑफ फूड, दैट इज आल्सो ए केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन। बर्निंग ऑफ कैंडल, एक आता है बर्निंग ऑफ कैंडल। इसमें कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि जब कैंडल जलती है तो हमें मोम वापस मिल जाता है एज इट इज। तो ये केमिकल चेंज हुआ या फिजिकल चेंज हुआ? देखो, एक होता बर्निंग प्रोसेस और एक साथ में होता मेल्टिंग। ये दो प्रोसेस साथ में चलती है जब कैंडल जलती है। तो जब कैंडल जलती है तो जितना वैक्स हमारे पास स्टार्टिंग में होता है, क्या लास्ट में हमें उतना ही वैक्स मिलता है? नहीं, हमें उसके कंपैरिजन में बहुत कम वैक्स मिलता है। बाकी वैक्स कहाँ गया? ये मेल्टिंग प्रोसेस का वैक्स है। जो वैक्स मेल्ट हुआ वो हमें मिल गया, लेकिन बाकी वैक्स बर्न हो गया। वो एक केमिकल चेंज था, वो एक केमिकल रिएक्शन थी जिसमें वो सारा वैक्स जलकर वेपर के अंदर चेंज हो चुका है। दैट आर द केमिकल रिएक्शंस। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको पता होना चाहिए कि केमिकल चेंज के अंदर क्या होता है। और जैसे कि नए सब्सटेंस का बनना, नई प्रॉपर्टी के साथ केमिकल बॉन्ड का चेंज हो जाना, और जो रीअरेंजमेंट है वो एटम्स का होना। जो पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शंस में उनको रिएक्टेंट बोल सकते हैं। मिनिमम 2 होते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। और जो हमें लास्ट में प्रोडक्ट मिलता है या जो लास्ट में न्यू एलिमेंट मिलता है, न्यू सब्सटेंस मिलता है, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। और केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल जो लैब में है वो, और जो नेचर में है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी एक केमिकल चेंज है। इस तरह के बहुत से चेंजेस हैं, आप उनको समराइज कीजिए, बुक से फाइंड आउट कीजिए। तो कल हम स्टार्ट करते हैं केमिकल जो रिएक्शंस हैं या केमिकल जो चेंज होते हैं, उन चेंजेस की क्या पहचान है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, उनको कैसे बैलेंस किया जाता है। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।